हेलो बच्चों, तो कैसे हो? मैं सौरभ सिंह और आप हैं केमलॉजी क्रैकर्स के अंदर। ओके, तो आई होप कि सब अच्छे होंगे। अरे हो या नहीं? बिल्कुल सर, अच्छे हैं। तो आज हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। नया स्टार्ट क्या सर? अरे मेरे कुछ भाई बहन छोटे हिंदी मीडियम से भी हैं और वो भी काफ़ी परेशान समझ में आ रहे हैं। बार बार मैसेज करके उन्होंने मेरे से बोला कि सर हिंदी में पॉसिबल हो तो आप हिंदी में भी वीडियोस को रिकॉर्ड करिए। तो चलो आज से मैं हिंदी में भी रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, बस हाँ ये है कि मैं आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे इसको देखोगे। अगर आप इसको देखोगे ऑटोमेटिक मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो मेरे लिए आसान होगा। डन, वेरी गुड। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों ने रिकमेंड किया कि सर आवर्त सारणी से शुरू करिए। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ओके, आवर्त सारणी को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो आवर्त सारणी के अंदर है क्या? आवर्त सारणी के अंदर तत्व रखे गए हैं। कौन रखे गए हैं बोलो? एलिमेंट्स या तत्वों को रखा गया है। अब मुद्दा ये आया कि जरूरत काहे पड़ी? काहे? ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे घूमते फिरते तत्व हमें। एलिमेंट्स घूमते फिरते हुए मार्केट में एंजॉय करते हुए पसंद नहीं आ रहे थे क्या? उनको अच्छा नहीं लग रहा था क्या कि तुमने सबको उठाया और एक जगह बोर्ड पे दीवार पे चिपका दिए? अरे नहीं सर, बात वो नहीं है। तो बात क्या है? एक्चुअल में हुआ क्या कि शुरू में ज्यादा तत्वों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी साइंटिस्ट लोगों को। कुछ गिने चुने तत्व थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये लोग कहीं डायरी में खोपचे पे लिख के बैठे रहते थे। जब मिला, ओह ये है, ओके ये वाला, ओहो ये है, ठीक है ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है लिख लो। अच्छा ये वाला, अच्छा ये हम लिखे हैं, ये है। 10-15 थे, काम हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे तत्वों का नंबर बढ़ने लग गया। नए नए एलिमेंट्स, तत्व खोजे जाने लगे और एक टाइम ऐसा आ गया कि डायरी के खोपचे में नहीं लिख सकते। फिर क्या करें सर? फिर हो गया टेंशन। बोले इनको तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, इनका कहीं एक समूह बना के इनको रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे कितने खोपचे बनाओगे इनको रखने के लिए? तो बोले चलो इनको एक ग्रुप बनाना शुरू करते हैं, इनको सही तरीके से, एक अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर जगह पे रखना शुरू करते हैं। तो बोले ठीक है, चलो सारे साइंटिस्ट की रेस लग गई भाई, सब दौड़ रहे हैं, हम बनाएंगे पीरियोडिक टेबल, हम पहले बनाएंगे, ये चलने लग गया। बोले ठीक है। अब सबसे पहले आए, कई सारे साइंटिस्ट आए, कुछ फेमस से एग्जांपल मैं उठाता हूं। तो उसमें आया डोबेराइनर। डोबेराइनर जी क्या किए? वो बोले कि हम 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएंगे और उन 3 एलिमेंट्स में मान लो पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा तत्व ये है, तो जो बीच वाला तत्व का परमाणु भार होगा, क्या होगा? परमाणु भार। देखो सर, बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो ए और बी के परमाणु भार, एटॉमिक मास का क्या होगा बोलो? एवरेज वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने 3 के ग्रुप बनाए। मान लो इसका एटॉमिक मास, परमाणु भार MWA आया, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है सर। इस वाले तत्व का MWC है। तो बी वाले का अगर आप निकालना चाहते हो तो अंडरस्टूड है बेटा जी कि ए के परमाणु भार और सी के परमाणु भार को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल जाएगा, और औसत निकल जाएगा तो वो बीच वाले का परमाणु भार बन जाएगा। ऐसा डोबेराइनर भैया ने बोला। लेकिन ज्यादा दिन तक बोल सकते हो या बोलो ज्यादा देर तक फॉलो ही नहीं किए। कुछ का परमाणु भार चलो ठीक है एवरेज आ गया, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स को जब अरेंज करते तो मिलता ही नहीं था, तो ये फेल हो गया। तो डोबेराइनर भैया फेल हो गए, ठीक है, डोबे
राइनर भैया क्या हो गए, फेल हो गए। उसके बाद बोले और भी आए बीच में कुछ कूदते कादते, लेकिन उसके बाद जो थोड़े फेमस हुए वो थे न्यूलैंड भैया। कौन थे बोलो, न्यूलैंड भैया। न्यूलैंड भैया ने क्या किया, देखो न्यूलैंड भैया ने बनाया ऑक्टेट रूल। क्या बोलो, ऑक्टेट रूल या ऑक्टेव रूल ऐसे बोल सकते हो, ऑक्टेव नियम। और इस नियम में क्या था, उन्होंने बोला जैसे हिंदी में सा रे गा मा पा ध नी, उसके बाद बोलो फिर से क्या आता है सर, सा आ जाता है। ध्यान सुनना, सा रे गा मा पा ध नी के बाद वापस से सा आ जाता है। वैसे ही जब आप तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करोगे तो क्या मिलने वाला है, ध्यान से सुनो सर। ये पहला तत्व, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, सर आठवां तत्व जो आएगा वो पहले वाले के साथ क्या रखेगा, गुणों में समानताएं रखेगा, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज रखेगा। समझ में आया क्या, मतलब सर अगर मैं एक यहां से शुरू करूं रे से, तो ध्यान सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां इसके लिए फिर जो आएगा वो इससे समानता रखेगा। इसका मतलब क्या समझे, उन्होंने क्या बोला कि जब आप तत्वों को उनके परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जो ये स्वर होते हैं, ये जो संगीत के स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब कि हर 8वां स्वर जो है वो पहले वाले से समानता रख लेता है। सिमिलरली उसी तरीके से हर 8वां तत्व पहले वाले के साथ गुणों में समानता रखता है। थोड़ा फेमस हुआ, काफी अच्छा लग रहा था, संगीत वंगीत सब जोड़ दिए रहे, है ना, सब कुछ मिक्स करके कुछ नया बना दिए रहे ये, लेकिन ज्यादा दिन तक ना ही चला। काहे, इसमें भी दिक्कत होने लग गई, कुछ के मैच करते कुछ के ना करते, तो बोले यार ये भी गड़बड़, तो ये भी क्या हो गए, फाइनली फेल। क्या हो गए, ये भी फेल हो गए। बोले अब क्या करें। ऐसे ही एक लूथर मेयर आए, उन्होंने एक कर्व बनाया, है ना, वक्र बनाया उन्होंने, है ना, कई सारे कर्व में इधर उधर रख के, ठीक है, ये सारी चीजें करते रह गए। बहुत छोटू छोटू से बहुत सारे लोग आए, सबने हाथ पैर चलाया, जब थक गए बोले हमसे ना हो पाएगा। लेकिन जो सबसे जानदार, शानदार, धमाकेदार जो पीरियोडिक टेबल उस समय बनाया गया, आवर्त सारणी जो बनाई गई, वो बनाई किसने बोलो, मेंडलीफ ने। किसने बनाई बोलो, मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो ध्यान से सुनो, सबसे धमाकेदार रॉकस्टार टाइप, मतलब तहलका मचा दिया भाई साहब ने, एकदम मौज ही कर दी लोगों की। और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसको बोला जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने एक नियम दिया बालक, ध्यान से सुनो। क्या नियम दिया, ये बोले, क्या बोले, ये बोले कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। सर ये भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, बचपन की क्लासेस में पढ़े हो बच्चों। भौतिक गुण जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, हार्डनेस, टफनेस, है ना, हार्डनेस मतलब कठोरता, है ना, और भंगुर नेचर, है ना, डक्टिलिटी, तन्यता, ये सारे जो गुण हैं ये कौन से हैं, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। सर केमिकल प्रॉपर्टीज में, रासायनिक गुण में, वो किससे किस तरीके का रिएक्शन करता है,
मतलब अम्ल से कैसा करता है, क्षार से कैसा करता है, वाटर के साथ कैसा करता है, पानी के साथ मतलब कैसा करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसा करता है। तो ये रिएक्शंस जो हैं किस टाइप से होती हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणों में काउंट होती हैं। तो उन्होंने नियम क्या दिया, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मतलब आवर्ती फलन होते हैं। सर मतलब तो समझ में नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है, ठीक है, एंजॉय करो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे, व्यवस्थित करोगे, तो एक समय बाद जो नया तत्व आएगा वो सबसे पुराने वाले तत्व के साथ क्या करेगा, भौतिक और रासायनिक गुण में समानताएं रखेगा। तो इस तरीके से जब उन्होंने अरेंज किया तो उनको एक बहुत बढ़िया सा अच्छा सा ऑर्डर मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो सर मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, कोई पूछ ले तो बता देना। सर आधार था परमाणु भार। क्या था बोलो, परमाणु भार। सर आधार तो था परमाणु भार। टोटल वर्ग कितने बनाए थे इन्होंने, वर्ग मतलब ग्रुप, कितने ग्रुप बनाए थे इन्होंने, तो सर इन्होंने टोटल, ध्यान से समझना, इन्होंने टोटल 1 से लेकर के 7 ग्रुप बनाए और एक 8वां ग्रुप भी था, 8वां वर्ग भी था। सर ये वर्ग क्या होता है, डोंट वरी, अभी समझाते हैं। और 1 से लेके जो 7 वर्ग थे वो 2 सब ग्रुप या उप समूह, ग्रुप या वर्ग या समूह भी बोलते हैं इसको, ठीक है, उप समूह वर्ग या समूह बोलते हैं, समूह। डन। ए और बी में बांट रखा था, ठीक है, कहां से कहां तक को, 1 से लेकर के 7 तक को, और 8वां अपने आप में पूरा था, अकेला था। ओके ठीक है, ये हो गए वर्ग। वर्ग के बाद हम बात करते हैं आवर्त कितने थे। सर ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, सर ये तीसरा पॉइंट, यह चौथा। बोलो सर आवर्त कितने थे। सर अगर हम आवर्त की बात करें, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, ये थे कुल 7। कितने थे, कुल 7 थे। डन। मतलब कि इन्होंने कुल 8 ग्रुप या समूह या वर्ग बना रखे थे और अपने पीरियड टेबल में, अपनी आवर्त सारणी में आवर्त इन्होंने बनाए थे कुल 7। सर अभी समझा दो ना प्लीज कि ये वर्ग, समूह, ग्रुप या पीरियड या आवर्त क्या होता है। तो ध्यान से देखो, जो पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में इस तरीके से वर्टिकल लाइंस खींची होती हैं, जिसमें आप टॉप टू बॉटम आ सकते हो, टॉप टू बॉटम आ सकते हो, टॉप टू बॉटम आ सकते हो, इन्हीं को बोला जाता है वर्ग या समूह। क्या बोला जाता है इन्हीं को, वर्ग या समूह बोला जाता है। जैसे ये वर्ग 1 हो गया, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा, ये 5वां, इस टाइप से। तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ये है वर्ग। सर आवर्त क्या होता है, तो ध्यान से देखो, आप इधर से इधर जा रहे हो जब हॉरिजेंटली, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं आवर्त। ये कौन सा आवर्त हो गया, पहला। सर ये दूसरा आवर्त, सर ये तीसरा आवर्त।
तो इस तरीके से कितने आवर्त बनाए उन्होंने? कुल 7 आवर्त बनाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 चला जाएगा। सर वर्ग कितने बनाए? सर टोटल 8 बनाए थे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही टोटल 8 बनाए थे, जिसमें से 1 से लेकर के जो शुरू के 7 वर्ग थे, 7 समूह थे, उनको 2 उप समूहों में भी बांट रखा था, उप समूह ए, उप समूह बी। मतलब पहला वाला जो समूह है वो भी 2 उप समूह में बटा है, दूसरा वाला जो ग्रुप है या समूह है वो भी 2 उप समूह ए बी में बटा है। इस तरीके से हर ग्रुप को उन्होंने 2 उप समूहों में भी बांट रखा था। डन, ओके। जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो टोटल कितने तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया था? कोई आइडिया है क्या? उस समय इतने ही तत्व थे जितने अभी तुम पढ़ते हो आधुनिक आवर्त सारणी में? नहीं सर। तो कुल तत्व उन्होंने जो अपने पीरियोडिक टेबल में, अपनी आवर्त सारणी में जो उन्होंने क्या किए थे, बोलो, रखे थे, व्यवस्थित किए थे, वर्गीकृत किए थे, वो कुल तत्व थे बेटा जी कितने? सर 63 तत्व थे। उनको उस समय तक इतने ही तत्व पता थे और इन्हीं तत्वों को लेकर के उन्होंने पूरा का पूरा अपना आवर्त सारणी बनाया था, जिसका आधार था परमाणु भार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जेईई नीट के अंदर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो आपको क्या टिक करना है? परमाणु भार, या फिर इसी को एटॉमिक मास भी बोलते हैं, एटॉमिक मास। डन। कितने ग्रुप थे उनकी आवर्त सारणी में? तो उनकी आवर्त सारणी में कुल 8 ग्रुप थे। 8 में से प्रथम 7 ग्रुप को 2 उप समूहों में बांटा हुआ था, 8वां अकेला था, पूरा था अपने आप में। कितने आवर्त थे? कुल 7 आवर्त थे। कुल कितने तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया था? तो उन्होंने कुल 63 तत्वों को वर्गीकृत किया था और उनका जो रूल था वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग था, इतना ध्यान रखना। ओके, चलो तो अब क्या करते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, कैसी है, क्या क्या है, ये सब तुमने देख लिया है। आपको करना क्या है? आपको अभी जाकर के, ठीक है, जैसे ये वीडियो लेक्चर आप देख लोगे, आपको ट्राई करना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी देखनी है। उसमें देखो क्या ऐसे बटे हुए हैं, क्या 1 से लेकर के 7 तक के ग्रुप को क्या 2 अलग अलग उप समूहों में बांटा गया है? बांटा गया है तो किसको रखा गया है? एक चीज और सुन लो, ध्यान समझो। जो ये उप समूह ए है और ये उप समूह बी है, चलो इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, चलो, तो तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आजकल जो मार्केट में मेंडलीव की आवर्त सारणी मिलती है वो उनकी ओरिजिनल वाली नहीं है, वो मॉडिफाइड है। तुमको उनकी अभी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें आपको 0 ग्रुप भी दिखाई देगा, 0 समूह, जिसमें किसको रखा गया है? बोलो, नोबल गैसेस को, आइडियल गैसेस को, आदर्श गैसेस को रखा गया है। लेकिन उस समय तक अक्रिय गैसें, इनको अक्रिय गैसें बोलते हैं, उस समय तक ये अक्रिय गैसें क्या नहीं थी? खोज नहीं हुई थी इनकी, तो वो बाद में रखा गया है। मतलब कि जो अभी आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ने के लिए मिलती है वो मॉडिफाइड है, चेंज हो रखी है, ठीक है। ओरिजिनल में जो मैंने लिखाया उतना ही था। डन, ठीक है। एक काम कर बताइए सर, जो समूह था, मान लो हम लोग बात करते हैं समूह फर्स्ट की, फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं सर, तो फर्स्ट ग्रुप को 2 उप समूहों में बांटा गया था, है ना। उप समूह की बात करें तो 2 थे, पहला ए, दूसरा बी। सिमिलरली समूह 2 या वर्ग 2, अलग अलग लिख लो ताकि याद रहे, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं। वर्ग 2 को भी उन्होंने 2 उप समूहों में बांट रखा था। कौन सा? उपसमूह ए, उपसमूह बी। ये उपसमूह ए, इसको फर्स्ट ए भी बोल सकते हो, इसको फर्स्ट बी भी बोल सकते हो। डन। ये सेकंड ए, ये सेकंड बी, समझ रहे हो? वेरी गुड। तो चलो आओ देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ध्यान से देखना। लिथियम सोडियम तुम सबको पता है, यस और नो? तो कैसे लिखें, क्या ध्यान से अगर देखोगे तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डन। रुबिडियम, सीजियम,
फ्रांसियम नीचे रख सकते हो, और इधर तुमको मिलेगा Cu Ag Au। ठीक है, क्या मिलेगा? Cu Ag Au। ये क्या हुआ सर? देखो, जो समूह इनका एक था, वर्ग जो एक था, उसके फर्स्ट ए में उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को रखा। ये तो आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के हैं। हाँ सर, ठीक पकड़े हो। और समूह एक के अंदर ही जो सब ग्रुप बी था, उसमें Cu, Ag और Au कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रख दिया उन्होंने। तो इन्होंने क्या किया था? ध्यान से देखो, क्या किया था बोलो। समूह ए के अंदर तो उन्होंने एस ब्लॉक के तत्वों को रखा, लेकिन एस ब्लॉक के तत्वों के साथ साथ उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको भी रख दिया था। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। डन। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ओके। और कैल्शियम के सामने इधर उन्होंने रखा कैल्शियम वाले ही बॉक्स में देखना, तुमको Zn भी कोने में लिखा मिलेगा, Zn, Cd और Hg। मतलब सर वर्ग दो था उनका, जो समूह दो था, उसके उप समूह ए में उन्होंने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को रखा। लेकिन उसी वर्ग दो के समूह दो के अंदर, उप समूह दो के अंदर या उप समूह बी के अंदर उन्होंने Zn, Cd, Hg को भी साथ में ही रख दिया। तो ये क्या कर रहे थे? ये एक्चुअल में एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों को एक साथ रख रहे थे। ऐसे ही वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 इनको बांटोगे दो उप समूहों में, तो पता चलेगा, पीरियोडिक टेबल देखना, पता चलेगा कि पी ब्लॉक के साथ साथ भी डी ब्लॉक वालों को रखा और एफ ब्लॉक वालों को भी रखा। मतलब कि ये क्या कर रहे थे? जो उप समूह ए था उसमें वो लोग, ये मेंडलीव जी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को रख रहे थे, और जो समूह बी बनाते थे, उप समूह जो बी फॉर्म करते थे, उसके अंदर वो डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक के तत्वों को रखा करते थे। ये पूछा जा सकता है। क्या समझे? इन्होंने क्या किया सर? इन्होंने सारे के सारे ग्रुप जो थे, इनके समूह जो थे, वर्ग जो थे, उनको दो उप समूहों में बांटा, और उप समूह जो ए हुआ करता था उस पे एस या पी ब्लॉक के बंदे मिलेंगे आपको, और जो उप समूह बी है उसमें डी या एफ ब्लॉक के बंदे आपको देखने को मिलते थे। डन। ये और एक खासियत थी उनके आवर्त सारणी की। तो यहां तक अगर क्लियर है तो चलो मेंडलीव जी के आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अगली हेडिंग बनाओ, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषताएं। डन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली विशेषता कि सर पहली बार, फर्स्ट टाइम किसी ने तत्वों को बहुत अच्छी तरीके से, एक सही मैनर में और एक प्रॉपर तरीके से बोल सकते हो, अरेंज किया या व्यवस्थित किया या वर्गीकृत किया। तो लिखो, सर्वप्रथम मेंडलीव जी ने तत्वों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित या वर्गीकृत किया। तो पहली बार किसी ने
क्या किया बोलो, तत्वों को एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर मैनर में क्या किया, अरेंज किया। दूसरी खास बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हो क्या, मेंडलीफ जी बहुत बड़े क्या थे, ज्योतिषी भी थे। मजाक कर रहे हैं, ज्योतिषी इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्यूचर में, भविष्य में मिलने वाले या खोजे जाने वाले कुछ तत्वों के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। और तुमको पता, जब वो खोजे गए तो जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी एग्जैक्ट सेम वैसे ही उन तत्वों के गुण पाए गए। मतलब कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी जो, वो बिल्कुल सही थी। क्या उन्होंने आंख बंद करके तुक्का मारा था क्या? अरे ना ही भैया, उन्होंने एक सही तरीके से और कैलकुलेटेड ढंग से एक्सपेरिमेंट करके, है ना, उन्होंने क्या किया था, कुछ तत्व जो कि भविष्य में खोजे जाने वाले थे, जो कि अभी खोजे जा चुके हैं, उनके बारे में क्या किया था, उन्होंने भविष्यवाणी किया था। और उनके लिए अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह भी छोड़ रखा था कि जब वो खोजे जाएंगे तो आप उनको यहीं पे पाओगे या इस जगह पे पाओगे। और बाद में हुआ भी वही। तो क्यों ना उन तत्वों के बारे में जान लिया जाए। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, लिखो, मेंडलीफ जी ने भविष्य फ्यूचर में या भविष्य में, ठीक है, ठीक तो लिख रहा था भाई, भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। और उनके लिए अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह भी छोड़ रखी थी, जो कि इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं? तो सबसे पहला, ई का एल्यूमिनियम, ये अपने लैंग्वेज में लिखे थे इसलिए उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ई का एल्यूमिनियम, डन, ठीक है सर। फिर दूसरे का उन्होंने क्या नाम दिया बोलो, ई का बोरॉन, तीसरा ई का सिलिकॉन, और चौथा ई का मैग्नीज। ओके, ठीक है सर। ई का एल्यूमिनियम को बाद में, जिनका उन्होंने नाम ई का एल्यूमिनियम दिया था बेटा, जब बाद में वो खोजा गया तो जानते हो उसको किस नाम से जाना गया, गैलियम। किससे बोलो, गैलियम। ई का बोरॉन जो उन्होंने बोला था वो बाद में जाना गया स्कैंडियम के नाम से। ई का सिलिकॉन जो उन्होंने बोला था
वो बाद में जाना गया, बोलो, जर्मेनियम। जर्मेनियम, जर्मेनियम। और ई का मैग्नीज जो उन्होंने बोला था वो जाना गया टेक्नीशियम। टेक्नीशियम, ठीक है, टेक्नीशियम के नाम से जाना गया। ओके, तो नीचे चला गया क्या? ओके, ये टेक्नीशियम लिखा है बेटा, इसको ध्यान रखना, TC, टेक्नीशियम। ओके, टेक्नीशियम लिखा हुआ है, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा अभी, ठीक है। तो ई का एल्यूमिनियम जिसको उन्होंने बोला था वो बाद में गैलियम के नाम से जाना गया। ई का बोरॉन जो उन्होंने बोला था वो जाना गया स्कैंडियम से। एल्यूमिनियम को हम लोग Al से डिनोट करते हैं, ठीक है, बोरॉन को हम लोग B से डिनोट करते हैं, ई का सिलिकॉन Si से डिनोट करते हैं, और ई का मैग्नीज Mn से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ई का एल्यूमिनियम जिनको उन्होंने बोला था बाद में वो गैलियम के नाम से जाना गया। ई का बोरॉन जिसको उन्होंने बोला था वो स्कैंडियम के नाम से जाना गया। ई का सिलिकॉन जो है बाद में जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है, और ई का मैग्नीज जो उन्होंने बोला था वो टेक्नीशियम के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, और इन चारों के बारे में उन्होंने, इन चारों के लिए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह भी छोड़ रखा था। बाद में जब खोजे गए तो ई का एल्यूमिनियम को गैलियम, जिसको गैलियम बोलते हो उसको उन्होंने ई का एल्यूमिनियम बोला था। जिसको तुम स्कैंडियम बोलते हो उसको उन्होंने ई का बोरॉन बोला था। जिसको तुम जर्मेनियम बोलते हो उसको वो ई का सिलिकॉन बोले थे। जिसको तुम टेक्नीशियम बोलते हो उसको वो ई का मैग्नीज बोले थे। सर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो तैयार हो? ओके सर, तो देखो ई का एल्यूमिनियम, तो ई का एल्यूमिनियम, ठीक, ओके, तो ध्यान से सुनना, ट्रिक देखो। एल्यूमिनियम फॉर हम लोग लिख रहे हैं अलका, और Ga फॉर गायत्री। क्या? गायत्री। अलका और गायत्री करके 2 लड़कियां हैं, उन्होंने एक डिग्री की हुई है, बोलो कौन सी? तो सर उन लोगों ने डिग्री की है BSc, यस और नो। उसके बाद सिलिकॉन फॉर सीता, जर्मेनियम फॉर गीता। सीता और गीता ने क्या कर रखा है? M.Tech। क्या कर रखा है? बोलो, M.Tech कर रखा है। तो याद हो गया, अलका फॉर एल्यूमिनियम, गायत्री फॉर गैलियम। तो एल्यूमिनियम गैलियम मतलब ई का एल्यूमिनियम गैलियम, Ga, गायत्री फॉर Ga, ठीक है। BSc ई का बोरॉन स्कैंडियम, सीता गीता सिलिकॉन, ई का सिलिकॉन, गीता Ge जर्मेनियम, तो ई का सिलिकॉन जर्मेनियम। M.Tech, M फॉर मैग्नीज याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना, M.Tech, तो ई का मैग्नीज टेक्नीशियम। ऐसे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ। डन। तो ई का एल्यूमिनियम गैलियम, क्या बोलोगे? ई का एल्यूमिनियम सर गैलियम, ई का बोरॉन स्कैंडियम, ई का सिलिकॉन सर गीता जर्मेनियम, और ई का मैग्नीज टेक्नीशियम। ओके, एक चीज और सुन लो, ये जो TC है इसको बोला जाता है प्रथम मानव निर्मित क्या तत्व। सबसे पहली बार अगर हमने लैब में कोई एलिमेंट बनाया था, कोई तत्व बनाया था, तो वो यही था। और ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होता है सर, ये रेडियो एक्टिव होता है, कृत्रिम है, मानव निर्मित है। कृत्रिम भी लिख के आता है। तो प्रथम कृत्रिम या प्रथम मानव निर्मित जो एलिमेंट था वो कौन था? बोलो, टेक्नीशियम था।
डन कैसे बनाया था? नाभिकीय अभिक्रिया करके, नाभिकीय अभिक्रिया करके इसको बनाया गया था, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन करके इसको फॉर्म किया गया था। ओके डन, आई होप कि ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो कॉमन सेंस लगाओ। अगर कॉमन सेंस लगाओ, तुमने क्या देखा? मेंडलीव जी ने जिन तत्वों के बारे में भविष्यवाणी की थी, बाद में वो सारे के सारे तत्व मिले। इसका मतलब कि मेंडलीव की आवर्त सारणी बिल्कुल सही थी। तो ये सारे तत्व, नेक्स्ट विशेषता में लिखो तीसरा, ये सारे तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी की वैधता को सिद्ध करते हैं, प्रूफ देते हैं कि हाँ उन्होंने सही किया है, जो किया है सिद्ध करते हैं। डन। इसके बाद उन्होंने एक और काम किया था बहुत तगड़ा वाला। उन्होंने क्या किया था? उनके पहले तक मेंडलीव जी की आवर्त सारणी जब तक नहीं बनी थी, मेंडलीव जी जब तक अपनी आवर्त सारणी नहीं बनाए थे, उसके पहले तक कुछ तत्वों के बारे में गलत परमाणु भार लोग रट्टा मार के बैठे हुए थे। मतलब सही जो परमाणु भार तुम आज याद करते हो, उस समय वो लोग उसका गलत वैल्यू समझते थे और गलत परमाणु भार याद कर रखे थे। मतलब कि मेंडलीव जी ने कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार भी किया था। तो मेंडलीव जी ने कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार भी किए थे। कौन थे वो? तो सुनो, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, ऑरम और प्लेटिनम। कौन कौन से? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम के परमाणु भार में उन्होंने सुधार किए थे। इसका ट्रिक लिख लो, यू बेईमान इंसान और पीटोगे। ये है इसको याद करने का ट्रिक। डन। तो यू बेईमान इंसान और पिटोगे, इनके यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, ऑरम, प्लेटिनम, इनके परमाणु भार मेंडलीव जी के पहले लोग गलत याद करके रखे हुए थे। फिर इनके परमाणु भारों को उन्होंने क्या किया? सही किया। और आज जो यूज करते हो वो एक्चुअल में इन्होंने ही करेक्ट करके दिया था उन लोगों के। डन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहते हो तो जो बेरिलियम था, बेरिलियम का पहले मेंडलीव जी के पहले क्या मानते थे लोग? परमाणु भार मानते थे 13.5 ग्राम। लेकिन अब बाद में, उनके बाद सही करने के बाद लोग कितना मानते हैं? 9.0, जो कि ये गलत था, ये सही है। जो कि किसने बताया? बोलो, मेंडलीव जी से। ऐसे ही इन सब का भी था। ओके, आपको ये नहीं याद करना है, डेटा नहीं याद करना है, आपको बस याद रखना है कि इन लोगों के इन तत्वों के परमाणु भार को मेंडलीव जी ने क्या किया था? बोलो, सही किया था। ओके, तो यहां तक मेंडलीव जी के आवर्त सारणी की सारी विशेषताएं खत्म हो जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडलीव जी की आवर्त सारणी की कुछ कमियां पढ़ेंगे और देन हम लोग फिर इंटर करेंगे किसमें? बोलो, आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप कि अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम मैंने हिंदी पे वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और बताना कि ये समझ में आया आपको या नहीं, कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आई होप कि सब अच्छे होंगे। ओके, बाय बाय।